नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि उत्तराखंड में जल्द ही स्कूल खुलने जा रहे हैं, कॉलेज खुलने जा रहे हैं। शिक्षकों और स्टूडेंट को वैक्सीनेशन कराना होगा। वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा में बैठने की इजाजत उनको दी जाएगी। स्कूल खुलने के बाद अब कॉलेज खोलने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जल्द ही प्रदेश में खुलने वाले हैं। 105 डिग्री कॉलेजेस को खोला जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते से इनकी परीक्षाएं शुरू होंगी। वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी बच्चे परीक्षा देंगे उनको पहले अपना वैक्सीनेशन करवाना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी, उसके बाद ही उन्हें इजाजत दी जाएगी। ना केवल बच्चों को बल्कि शिक्षकों को भी वैक्सीन लगवानी होगी। तो उत्तराखंड में जल्द ही कॉलेज खुलने वाले हैं। 105 डिग्री कॉलेजेस को खोला जाएगा। सितंबर के महीने में परीक्षा उनकी होनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात अचानक से बिंदाल पुलिस चौकी पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया। सीएम थोड़ी देर वहां पर मौजूद रहे। सीएम के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत भी मौजूद थे। तो अचानक से बिंदल पुलिस चौकी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। अचानक से मुख्यमंत्री को देखकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया और हालांकि यहां पर वो कुछ देर रुके, उसके बाद यहां से चले गए। उनके साथ इस दौरान एक और बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल सीएम अचानक से देर रात पुलिस चौकी पहुंच गए, औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, रजिस्टर्स को भी चेक किया, अधिकारियों से भी बातचीत उन्होंने की और ऐसे में सीएम को अचानक से वहां पर देखकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। उनके साथ यहां पर कैलाश पंत भी मौजूद रहे और सीएम के औचक निरीक्षण से पुलिसकर्मी जो है अब ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने बता दें कि बिंदाल पुलिस चौकी का देर रात औचक निरीक्षण किया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, एकदम से देर रात सीएम पहुंच गए पुलिस चौकी में, इस दौरान क्या कुछ रहा और क्या कुछ अनियमितताएं इस दौरान सीएम ने चौकी के अंदर पाई? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रीति, आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड जो है रात 12:30 बजे अचौक निरीक्षण के लिए निकले थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने जो है बिंदाल पुलिस चौकी का अचौक निरीक्षण किया और बिंदाल पुलिस चौकी पर जो है जो पुलिसकर्मी थे निरीक्षण के दौरान जो है एक्टिव दिखाई दिए। जी, क्या सीएम ने उस दौरान सब कुछ ठीक ठाक पाया? सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे कर्मचारी अधिकारी? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि जो प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, खासी एक्टिव वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लगातार निरीक्षणों का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ पुलिस कार्य प्रणाली में कैसे सुधार लाए जाए उसके निर्देश भी वो देते रहते हैं। लेकिन कल रात अचानक पुलिस चौकी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और जबकि आपको बता दूं कि पुलिस चौकी का जब निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है, उनको इस बात की भनक तक नहीं थी। इवन कि आपको बताऊं कि जो चौकी के इंचार्ज हैं उनको भी इस बात का पता नहीं था कि मुख्यमंत्री चौकी के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही चौकी के गेट के अंदर जो है मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा तो सब अधिकारी हक्के बक्के रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जब अचौक निरीक्षण किया तो मुख्यमंत्री को सारे अधिकारी जो है बिल्कुल अलर्ट मोड में दिखे। प्रीति जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान अधिकारी वहां पर काफी अलर्ट दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। हरियाणा से एक दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर का निधन हो गया है। रोहतक में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे शीला बाईपास शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वो पीजीआई में भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। रोहतक में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल के छोटे भाई हैं गुलशन, जिनका निधन हो गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? अनिल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई का निधन हो गया है और दोपहर 3 बजे शीला बाईपास शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि सीएम मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन का निधन हो गया है। रोहतक पीजीआई में भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन का निधन हो गया है। रोहतक में उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 3 बजे शीला बाईपास शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए उत्तराखंड लाइव में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लखवाड़ा परियोजना के लिए 4673 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिल सकती है। किसाऊ परियोजना के लिए संशोधन MOU हो सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। यमुना नदी पर लखवाड़ा बांध बन रहा है और सौंग नदी पर भी किसाऊ परियोजना बनेगी। तो लखवाड़ा परियोजना के लिए 4673 करोड़ की मंजूरी मिल सकती है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी देखिए प्रीति, देहरादून में जो 2 जल विद्युत परियोजनाएं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको केंद्र सरकार से जो है मंजूरी मिल सकती है। लखवाड़ परियोजना के लिए 4673 करोड़ की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही जो किसाऊ परियोजना है उसमें कुछ संशोधन होना है, वो संशोधन का जो MOU साइन हो सकता है। यमुना नदी पर जो लखवाड़ बांध बन रहा है उसको लेकर, सौंग नदी में जो किसाऊ परियोजना बननी है उसको लेकर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मुलाकात हुई थी, उसको लेकर जो संकेत मिले थे, उस संकेत के आधार पर अब जो ये 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको स्वीकृति प्रदान करने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रीति जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने 73वें जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित पुस्तक सृजन से इंटरव्यू का विमोचन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। तो लोक गायक नरेंद्र नेगी का 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी की तरफ से उनको शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का भी उन्होंने विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही हल्द्वानी के डीएम कैंप कार्यालय में आज एक बहुउद्देशीय कैंप का आयोजन किया गया। फरियादियों ने जिले मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। नक्शा पास कराए और बिना फ्री होल्ड करे ये अवैध बिल्डिंग बनी है, तो मैं इसमें 3 महीने से लड़ाई लड़ रही हूँ यहाँ पे विकास प्राधिकरण से, लेकिन मेरा मामला हल नहीं हो पा रहा है। 3 महीने से मैं नैनीताल भी चली गई हूँ, डीएम सर के भी यहाँ तक कागज़ आ गए, अभी तक भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई मेरी और मैं बहुत परेशान हूँ सर। तो आप क्या चाहते हैं कि आप सर इसमें होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए ना, कैसे बिना नक्शे पास हुए बिल्डिंग तैयार हुई, बिना अवैध बिल्डिंग कैसे तैयार होगी। यहाँ जो है 9 साल से ऊपर का समय हो गया है। एक यहाँ के पूर्ति निरीक्षक हैं रवि सनवाल जी, जो है पूरे कंट्रोलों से खाली रिकॉर्ड मेंटेन करने के 1000 रुपये वहाँ पर ले रहे हैं। बीच में आप हिम्मतपुर तल्ला कंट्रोल की बात करें, उस कंट्रोल में जो है यहाँ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गिरीश जोशी और पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल वहाँ जांच करने गए। जब वो वहाँ पर जांच करने गए तो ऐसे व्यक्ति के बयान ले आए जो पेट्रोल पंप का यहाँ मालिक है, जिसका वहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा वो ऐसे लाए, वो कंट्रोल वाले की जो मामा है उसकी बहू से ये बयान लेके आए। कंट्रोलों में किस तरह का खेल चल रहा है? कंट्रोलों में सर पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल के द्वारा जो है बराबर का वहाँ पर खेल चल रहा है और 1000 रुपये की जो है पर मेंटेन वसूली हो रही है।
काशीपुर में विस्तारक वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसका शुभारंभ किया। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इसी महीने जन आशीर्वाद यात्रा 17, 18, 19 अगस्त को रामपुर से शुरू होगी। देहरादून, हरिद्वार से जिले में प्रवेश करते हुए यात्रा का समापन होगा। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में, 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक को लेकर और प्रधानमंत्री की बैठक तक और उधर बूथ अध्यक्ष की लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी हमारा प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक सभागार में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं से बातचीत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने की और इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, NRLM ब्लॉक मिशन प्रबंधक, DPO मनरेगा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं के साथ जो वार्ता की, उसमें सभी महिलाओं में बहुत उत्साह था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी देश की महिलाओं से वार्ता की, जिन्होंने अपने कामों को बहुत ही उत्साह से उनके समक्ष रखा और उनमें जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सशक्त महिला का जो था वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। आज जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर जो अपने पारिवारिक आजीविका को चला रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी की और धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नाम तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दल ने राज्य हित की 11 मांगे रखी हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राज्य बने 21 साल होने पर कोई ठोस और सशक्त भू कानून अभी तक नहीं बना है और 2002 में दल की मांग पर एक भू कानून बना, लेकिन उसमें खामियां थी और इसके अलावा उकांद्रा की मांग पर सरकार ने कुछ संशोधित इसमें किए, लेकिन वो भी नाकाफी थे। यहाँ नरेंद्र में एक धरना प्रदर्शन जो भू कानून के लिए, जो सशक्त भू कानून की मांग कर रहे थे, पहली बार जबकि उत्तराखंड राज्य बना हुआ अभी 22 साल होने जा रहे हैं, जब यहाँ की भूमि जो बाहर के लोग कब्जाए हुए हैं, इसकी ज़रूरत को समझते अपने भू कानून और मूल निवास की मांग की है। और हम सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि जब तक हमारा सशक्त भू कानून लागू न हो और मूल निवास कानून लागू न हो, तब तक हम जो है इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे और यदि समय रहते हुए सरकार ने नहीं माना तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज उत्तराखंड क्रांति दल के जो सचिव हैं उनकी तरफ से मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करने के लिए हमारे यहाँ से भेज दिया। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हरियाणा सरकार की तेज चाल, पूरे होने वाले हैं 2 साल। क्या है आपके हलके का हाल? अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए
नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन सैंपलिंग कार्यों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तत्काल उससे संपर्क किया जाए। जिला अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि हर दिन एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जानकारी ले और वहीं कम संख्या में हो रही सैंपलिंग पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सैंपलिंग को और बढ़ाया जाए। टिकट मशीनों की खराबी के कारण परेशानी झेल रहे परिचालकों को 2 महीने के अंदर निजात मिल जाएगी। वर्तमान में रोडवेज की करीब 500 टिकट मशीन खराब है, जबकि 1000 सही काम कर रही हैं। कोरोना की अड़चनों के बाद इन दिनों बस संचालक सामान्य हो गया है संचालन और ऐसे में अब यहां पर 1030 बसों को नियमित मार्गों पर भेजा जा रहा है। मशीन न होने की वजह से रोजाना 40 से 50 बस के परिचालक को मार्ग पत्र देकर रवाना किया जा रहा है। मशीन के टिकट न होने के कारण यहां पर अक्सर यात्रियों का परिचालकों से विवाद भी होता रहा है। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां बीजेपी सरकार जनता को कई सौगात दे रही है तो वहीं कांग्रेस कई फेरबदल करके इस बार जनता का दिल जीतना चाहती है। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। गोदियाल जी, सबसे पहले तो आपको कार्यभार करने के लिए बहुत जी धन्यवाद आपका। दूसरी चीज़, लगातार जो है तीर्थ पुरोहितों का धरना चल रहा है। तीर्थ पुरोहित जो है अपने खून से लिखकर पत्र जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापित कर रहे हैं। आप अध्यक्ष रहे हैं, आप भलीभांति जानते हैं कि जो देवस्थानम बोर्ड है या टेम्पल कमेटी है उसकी अंदर की विचारधारा को भी समझते हैं, आपने कार्य किया भी है, तो किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, सरकार किसी भी मुद्दे पर बिना विचारे निर्णय कर रही है। सरकार को स्थितियों का आकलन करना आना चाहिए। सरकार इसी को कहते हैं कि सरकार विभिन्न विषयों पर स्थिति का आकलन करे और उसके बाद निर्णय करे। ये जो देवस्थानम बोर्ड इन्होंने बनाया, ये आनन फानन में तुगलकी फरमान है। ये नहीं देखा गया कि किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार को क्या आवश्यकता थी ऐसे बोर्ड बनाने की, देवस्थानम एक्ट बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी वहाँ पर पहले से कार्यरत थी। क्या बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो आज़ादी के पहले से और अब तक उन तीर्थों का में यात्रा की व्यवस्था करते आई है, रखरखाव करते आई है, उसका मैनेजमेंट संभालते आई है, क्या वो सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही थी? सरकार पहले इस बात का जवाब दे। पर सरकार की मंशा में खोट था, सरकार की मंशा में खोट था और इसी के कारण उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया कि हम ये एक्ट बना रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हम एक्ट बना रहे हैं। सरकार मूल रूप से सच्चाई ये है कि सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ की तुलना उन मंदिरों से करना जो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का में रिकॉर्ड है जिनका, उनसे तुलना करना उचित नहीं है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये हमारे जो धाम हैं, इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की और वो शंकराचार्य जी की परंपरा से जुड़े हैं। वो परंपराएं आज उस समय से लेकर अब तक आस्था का स्वरूप धारण कर चुकी हैं। वो परंपराएं आस्था बन चुकी हैं। उन परंपराओं के निर्वहन के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। सरकार उन चीज़ों में छेड़छाड़ कर रही है। 4 साल में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर धामी, और प्रदेश में जब से तीसरा मुख्यमंत्री मिला है लगातार जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो संगठन हैं, कार्यदायी संगठन हैं सरकार की ओर से जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार अनवरत जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से पहले
उत्तराखंड आकर ये जो वादे किए कि आप डबल इंजन की सरकार लाइए, हम आपके भविष्य को बेहतर बनाएंगे, हम आपकी स्थिति को और बेहतर बनाएंगे। लोगों ने विश्वास किया। जुमलों को इस रूप में बोला गया कि जैसे उन्होंने मंत्रों के समान असर किया, और वो मंत्रों के समान असर का लोगों को ये विश्वास था कि हमारी स्थिति में बदलाव आएगा, बेहतरी आएगी। लेकिन धीरे 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 जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों की उम्मीदें टूट गई, तो धरना प्रदर्शन शुरू होना स्वाभाविक है, लोकतंत्र है। कितने दिन लोगों पर बंदिशें करके रखेंगे? ये संभव नहीं है कि लोगों पर हर हमेशा बंदिश बनाकर लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की से भी वंचित किया जाए, ये संभव नहीं है। और अभी आगे आगे देखिए, जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा, ये धरना प्रदर्शन और सरकार के विरोध का क्रम निरंतर बढ़ता जाएगा। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने हमसे उत्तराखंड के कई मुद्दों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ में कैलाश जोशी, खबर फर्स्ट, देहरादून। देहरादून में डाइट प्रशिक्षितों ने भर्ती में हो रही देरी को लेकर रोष जाहिर किया है। भर्ती में देरी के खिलाफ डाइट प्रशिक्षकों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रशिक्षितों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करके भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नंगे पैर सचिवालय तक कूच किया। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। पहाड़ों पर होने वाली तेज बारिश से जहां कसिया नाला उफान पर है, तो वहीं नाले में अतिक्रमण के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जिसके चलते लोगों को अब भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। और इसे देखते हुए हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और इसके अलावा दम्मू आड़ूगा के लोग सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पार्षद नाले की सफाई के कार्य में अवरोध पैदा करने को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं और सिटी से कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ में एक संस्था ने क्षेत्र में भिक्षुक बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जागरूकता रैली निकाली। रामलीला मैदान से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में शामिल सभी बच्चे नंगे पैर थे और बच्चों ने आम लोगों से अपील की कि वो किसी भी बच्चे को भीख ना दें और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में मदद करें। तो वहीं अपर जिला अधिकारी का कहना है कि रैली में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई है, जिसे लेकर आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। वो इस चीज़ पे था कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा शहर है वो भिक्षावृत्ति मुक्त हो जाए और यहाँ का हर बच्चा पढ़ने जाए। इंस्टेड ऑफ भीख मांगना या कुछ करना, हम चाह रहे हैं कि हर बच्चे को हम स्कूल तक पहुँचा पाए। इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं? नहीं, हमने पूरे प्रिकॉशन मेजर्स लिए थे। बच्चे मास्क पे ही थे, बच्चों ने यहाँ के मास्क खोला है। हमने पूरा प्रिकॉशन मेजर लेके ही ये रैली निकाली। तो मैंने भी देखा कि जो बच्चे हैं तो बिल्कुल सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं और कई बच्चों के मास्क भी नहीं लगा होता है। मैं जो इसमें भी आयोजक है, कोई NGO है इसमें, मैं उनके माध्यम से और पुलिस के माध्यम से इसमें कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करूँगा। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। देहरादून में इंस्पेक्टर प्रदीप राणा को केंद्रीय गृह मंत्री तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर प्रदीप राणा को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पटेल नगर कोतवाल में तैनात है इंस्पेक्टर प्रदीप राणा। साल 2018 में SO रहते उन्हें, तो बड़ी उपलब्धि यहां पर इंस्पेक्टर प्रदीप राणा के लिए कि उनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिलेगा। पटेल नगर कोतवाल में तैनात है इंस्पेक्टर प्रदीप राणा। इसको लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर प्रदीप राणा जो है वो इस वक्त वर्तमान में पटेल नगर कोतवाली में तैनात हैं और प्रदीप राणा जो हैं उनको गृह मंत्री पदक मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सन 2018 में जब प्रदीप राणा SO लक्ष्मण झूला थे तो वहां पर एक बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसका खुलासा उन्होंने किया था। और उत्तराखंड से ऐसे अकेले पुलिसकर्मी हैं प्रदीप राणा जिनको गृह मंत्री पदक मिलने जा रहा है। प्रीति जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटेल नगर कोतवाली में तैनात है इंस्पेक्टर प्रदीप राणा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।